M1 श्रृंखला के मुख्य युद्धक टैंक आधुनिक अमेरिका की सशस्त्र शक्ति का प्रतीक है। 50 से अधिक वर्षों के युद्ध की शिक्षाओं को शामिल करते हैं। इनकी शुरुआत होने के बाद M1 उन्नत सशस्त्र वाहनों में बने हैं और आने वाले समय में भी वहां रहने की संभावना है। लेकिन M1 के साधारण डिजाइन ने नए टैंक के परिचय की इतिहास और धरोहर को प्रकट नहीं किया। इसे एक ऐसा नाम चाहिए जो अतीत की परंपराओं का सम्मान करे, जबकि इसकी तकनीक पहले आई चीजों पर आधारित हो। M1 एक गैस टरबाइन इंजन से संचालित 105 मिमी मुख्य बंदूक युक्त कठिन चार्जर होने की योजना थी। इसका इरादा लड़ते रहने का था, चाहे बाधाएं कुछ भी हों, जीतने का इरादा रखते हुए। और इस मानसिकता के पीछे नए टैंक के समर्थकों को पता था कि केवल एक ही नाम दिया जा सकता है जो कवच युद्ध में अंतिम शब्द होने का इरादा रखता था। यह कर्नल क्रेटन एब्राम्स की कहानी है, जिनके नाम पर दुनिया के सबसे अच्छे टैंकों में से एक का नाम रखा गया था, जो नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में 37वीं टैंक बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। क्रेटन विलियम इब्राम्स जूनियर का जन्म 15 सितंबर 1914 को स्प्रिंगफील्ड, मैसाचुसेट्स में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उनका अनुभव अपने समकालीनों से अलग था। वे किसी मजबूत सैन्य परिवार से नहीं आए थे। उनके पिता रेलवे कर्मचारी थे और मां एक एस्टेट्स केयरटेकर की बेटी थीं। इस साधारण परिवेश ने उन्हें आत्मनिर्णय की भावना दी, जो उनके अध्ययन में दिखाई देती थी। स्कूल में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें और उनके परिवार की सहायता के लिए मुर्गियों और सुअरों की खेती में मदद करने जैसी कई नौकरियां करनी पड़ीं। यह और भी प्रभावशाली है जब इसमें उनकी सहशैक्षणिक गतिविधियां जोड़ी जाएं, जैसे कि खेल, जहां उन्होंने एक बेहद सफल सीजन के दौरान स्थानीय फुटबॉल टीम की कप्तानी की। इस प्रसंग में एब्राम्स ने दिखाया कि उनकी प्रेरणा और दृढ़ संकल्प का अर्थ किसी भी स्वार्थ में नहीं बदला। वह एक प्रतिभाशाली नेता थे जिन्होंने अपने आसपास के लोगों को प्रेरित किया, और अमेरिकी सेना में शामिल होने का निर्णय लेने के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित वेस्ट पॉइंट अकादमी में आवेदन किया, जहां भविष्य के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है, और उन्हें उनकी कई योग्यताओं के आधार पर 1936 की कक्षा का हिस्सा बनने के लिए स्वीकार किया गया। स्नातक होने के बाद वह घुड़सवार सेना में शामिल हो गए, जो उस समय अभी भी घोड़े पर केंद्रित थी, बावजूद इसके कि दुनिया भर की अन्य सेनाओं में, विशेष रूप से नाजी जर्मनी में, व्यापक मैकेनाइजेशन हो रहा था। टेक्सास न्यू मैक्सिको सीमा पर फोर्ट ब्लिस में 7वीं घुड़सवार सेना के साथ सेवा करते हुए एब्राम्स की नेतृत्व की प्राकृतिक प्रतिभा उज्ज्वल रूप से चमकती रही। उन्होंने जल्दी ही एक ऐसे अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की जो सामने से और उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करते हैं, और साथ ही साथ अपने सैनिकों को इस तरह से पढ़ने में सक्षम थे कि वे जान सकें कि उन्हें हाथ में लिए गए कार्यों के लिए कैसे तैयार रखा जाए। एक उल्लेखनीय घटना के दौरान, जब वे एक प्रशिक्षण अभ्यास पर थे, एक युवा सैनिक जिसका नाम डैनियल सैनफोर्ड था, उसे कुछ घोड़ों के साथ समस्या हो रही थी। वह सवार था उस घोड़े पर जो बाएं गया, जबकि वह जिन्हें वह रस्सी से ले जा रहा था दाएं गए। सैनफोर्ड अनिवार्य रूप से अपने घोड़े से गिरे और मिट्टी और कैक्टसों से घसीटे गए, चोटिल, घायल और खून भरा। निजी ने उम्मीद की थी, लेकिन एब्राम्स ने सैनफोर्ड की प्रशंसा की, क्योंकि वह शारीरिक सजा के बावजूद रस्सी नहीं छोड़ रहे थे। निजी को अंततः घोड़ों का नियंत्रण पुनः प्राप्त हुआ। सैनफोर्ड ने बाद में याद किया कि उनकी नाराजगी कैसे गर्व में बदल गई। 1930 के दशक के अंत में यूरोप फिर से युद्ध की कगार पर था। हिटलर के फांसीवादी शासन के विरोध में अमेरिका ने तटस्थता की घोषणा की, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं था कि देश युद्ध में नहीं खींचा जाएगा। अतः अमेरिका ने युद्ध की तैयारी आरंभ की, और विशेषतः एक क्षेत्र में सेना ने पुनर्संगठन और विस्तार की ओर ध्यान केंद्रित किया। वह था वर्मित इकाइयों का टैंक। 1940 में
एब्राम्स ने घुड़सवार सेना को छोड़कर 4वीं आर्मर्ड डिवीजन में जुड़े और जल्दी ही नए आर्मर्ड माउंट्स से परिचित हो गए। पर्ल हार्बर हमले के बाद 27 वर्षीय कप्तान एब्राम्स को 1942 फरवरी में अस्थाई मेजर के पद पर पदोन्नति दी गई और 37वीं आर्मर्ड रेजिमेंट के दूसरे कमांडर बनाए गए। फिर अपने 28वें जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पुनः पदोन्नति दी गई और उन्हें रेजिमेंट की कमांड सौंपी गई, जिसे फिर से नामित किया गया था। 37वीं टैंक बटालियन इसका आदर्श वाक्य है, साहस विजेता। लेफ्टिनेंट कर्नल एब्राम्स या एबे M4 शर्मन्स और सहायक वाहनों के साथ अपने अग्रणी के रूप में नेतृत्व करने की अपनी शिक्षा को जारी रखा। व्यक्तिगत शर्मन थंडरबोल्ट के नाम से इंग्लिश ग्रामीण प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 13 जुलाई 1944 को फ्रांस में 37वीं की नेतृत्व की। 4वीं आर्मर्ड डिवीजन के बाकी हिस्सों के साथ लड़ाई। 37वीं ने यूटा बीच के ब्रेकआउट में नेतृत्व किया। एबे की युद्ध में उग्रता से कई सैनिक हैरान थे। जैसा कि एक M4 ड्राइवर ने बाद में याद किया, हमारी टैंक लड़ाइयों में एबे बाकी लड़कों की तरह टैंकों पर गोलीबारी कर रहा था। वह जहां सबसे कठिन युद्ध होता वहां मिल जाता। एबे जैसे महान व्यक्ति को हमारे साथ देखकर हमें और ज्यादा कठिनाई से लड़ने की प्रेरणा मिली। एब्राम्स की दृढ़ता को जल्द ही पहचाना गया था। कुछ जर्मनों ने गलती से मान लिया कि वह यहूदी हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा के दौरान उनके कुछ परिचित थे। वास्तव में एब्राम्स एक मेथोडिस्ट थे। हालांकि यह अफवाह जर्मन सैनिकों के बीच बनी रही कि वह प्रतिशोधी यहूदी थे और उन्होंने अपने मन में 37वीं टैंक बटालियन के कमांडर की डरावनी तस्वीर बनाना शुरू कर दी। चौथा, आर्मर्ड डिवीजन ने 37वीं को बार बार अग्रणी के रूप में उपयोग करके इसे बढ़ावा दिया, जो अब जनरल पैटन की तीसरी सेना के पास था। एब्राम्स और उनकी टीम ने युद्ध जीतने की दृढ़ संकल्पता दिखाई। 18 सितंबर 1944 को जर्मन सेना के 111वीं पेंजर ब्रिगेड ने लुनाविले में 4वीं आर्मर्ड डिवीजन पर हमला कर अराकोट की लड़ाई को शुरू किया, जो युद्ध की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक बनी, जहां एब्राम्स की दृढ़ता की परीक्षा हुई। जर्मनों ने लुनाविले हमले की योजना खराब मौसम के साथ तालमेल करने की बनाई, जिससे अमेरिकी सैनिक अपनी शक्तिशाली वायुसेना के समर्थन से वंचित हो गए। जर्मनों के पास बेहतर टैंक थे, लेकिन उनका हमला असंगठित था और अमेरिकियों ने उन्हें वापस भेज दिया। इसने जर्मनों को लुनाविले को छोड़ने और अराकोट और उसके आसपास और 4वीं आर्मर्ड डिवीजन, जिसमें अगली सुबह एब्राम्स और उनकी टीम थी, पर हमला करने के लिए मजबूर किया। पैंथर टैंकों द्वारा नेतृत्व की गई जर्मन प्रगति, जो शायद युद्ध के सर्वश्रेष्ठ टैंकों में से एक थे और अभी भी घने कोहरे से ढकी थी, हर जगह मुश्किलों का सामना कर रही थी। पेंजर ब्रिगेड 111 के कमांडिंग अधिकारी ने एक फ्रांसीसी किसान से दिशा निर्देश पूछने पर आधी सेना उलझन में पड़ गई, जिसने अस्पष्ट निर्देश दिए। वे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहे। जर्मन टैंक, जो अमेरिकी शेरमन्स से 2 से 1 के अनुपात में अधिक थे, अमेरिकी सैनिकों और टैंकों पर बार बार ठोकर खाते रहे, जिन्होंने कोहरे का उपयोग अपनी स्थिति की छिपाई के लिए किया। जर्मन टैंक कभी कभी 77.68 मीटर से कम दृश्यता के घने कोहरे से निकले, उम्मीद करते हुए कि वे एब्राम्स के टैंकों को सोते हुए पकड़ेंगे, लेकिन उन्हें शेरमन्स और टैंक विध्वंसकों का सामना करना पड़ा। शेरमन की बंदूक ने नजदीकी दूरियों पर, जहां गोले अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा बरकरार रखते थे, जर्मन टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया। अराकोर की लड़ाई में 9 दिनों तक तीव्र बख्तरबंद लड़ाई होगी, जो पश्चिमी मोर्चे की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई बनेगी और जर्मनों द्वारा लड़ाई के लिए तैनात 277 टैंकों और मोबाइल गनों में एक जर्मन हार में समाप्त होगी। 88 नष्ट हो गए, 114 भारी क्षतिग्रस्त हो गए और अंत में केवल 67 ही संचालनात्मक रह गए। इनमें से एब्राम्स और 37वें को केवल 14 शेरमन्स की कीमत पर 55 पैंथर्स और टाइगर्स को नष्ट करने का श्रेय दिया गया। एक वास्तव में असाधारण उपलब्धि, जिसने दिखाया कि श्रेष्ठ रणनीति अधिक शत्रु संख्या और उपकरणों के सामने जीत सकती है। निराशाजनक रूप से एब्राम्स और पैटन की तीसरी सेना को अपने आक्रमणों को कम करने के लिए मजबूर किया गया था,
क्योंकि संसाधनों को हॉलैंड में ऑपरेशन मार्केट गार्डन का समर्थन करने के लिए मोड़ दिया गया था, बजाय उनकी इच्छा के अनुसार पीछे हटते जर्मनों का पीछा करने का। ऑपरेशन विफल होने पर एक पुल बहुत दूर था, इसलिए 37वां फिर से चल पड़ा, जर्मनी की ओर आगे बढ़ते हुए। पैटन ने बार बार एब्राम्स और 37वें को रास्ता बनाने के लिए बुलाया ताकि दूसरे उन्हें अनुसरण कर सकें। पैटन, एक आत्मविश्वासी नेता, ने एब्राम्स की प्रतिभा और दृढ़ता की पहचान की और कहा, मैं सेना का सर्वश्रेष्ठ टैंक कमांडर हूं, पर मेरा समकक्ष है एबे एब्राम्स। वह विश्व चैंपियन है। दिसंबर 1944 तक 37वां अभेद्य माने जाने वाले पुराने मैगिनॉट लाइन को पार कर रहा था, जिसे फ्रांसीसियों ने हिटलर को जर्मनी में रोकने के लिए निर्मित किया था। तक 37वां अभेद्य माने जाने वाले पुराने मैगिनॉट लाइन को पार कर रहा था, जिसे फ्रांसीसियों ने हिटलर को जर्मनी में रोकने के लिए निर्मित किया था। इस हासिल की गई सफलता के बाद एब्राम्स और 37वां को दूसरी पंक्ति में वापस ले जाया गया, जिससे वे कुछ समय के लिए आराम कर सकें। यद्यपि उन्होंने यहां भी जर्मन बलों के बचाव के साथ साथ युद्ध देखा। फिर 16 दिसंबर 1944 को 37वां यूरोप के मुक्तिदाता होने का दर्जा खो बैठा। इसके बजाय संक्षेप में एक आक्रमण बल बन गया, क्योंकि वे जर्मनी के अंदर सीमा पार करने वाले पहले 4वें डिवीजन के वाहन बन गए। फिर भी यह जीत तात्कालिक होगी, क्योंकि उसी दिन जर्मनों ने आर्डेंस वन में आक्रमण किया, जिसने बल्ज की लड़ाई को उत्तेजित किया। जर्मनों का उद्देश्य एंटवर्प तक पूरी तरह से आक्रमण करना था और इस प्रकार मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को 2 भागों में विभाजित करना था। गति के महत्व के चलते उन्होंने बहुत सारी अमेरिकी सेनाओं को, जिसमें बेल्जियम के बास्टोग्ने के आसपास की 101वीं एयरबोर्न भी शामिल थी, दरकिनार कर दिया। मानो आपूर्ति कट जाने के अलावा उस सर्दी में भारी बर्फबारी और घने बादल ने अमेरिकी वायु शक्ति को जर्मनों का समर्थन करने से रोका, जिसे उन्होंने अपनी योजना में शामिल किया था। जर्मनों के अंतवर्प की खोज के दौरान एब्राम्स और 37वें अमेरिकी प्रतिक्रिया के हिस्से थे, दक्षिण से जर्मन उभार पर प्रहार करते हुए। पैटन ने एब्राम्स को बस्तोगने की ओर 101वें के साथ मिलने और उन्हें राहत देने के लिए ड्राइव करने का आदेश दिया। 22 दिसंबर की सुबह एब्राम्स ने अपनी चाल चली। उससे पहले उन्होंने जर्मन सेनाओं से मुकाबला किया। जर्मन पैराट्रूपर्स ने अमेरिकी वर्दी पहनी थी, जो उनकी योजना का हिस्सा थी कि वे आक्रमण के बाद अमेरिकी कार्यवाही को भ्रमित और देरी कर सकें। पैराट्रूपर्स के साथ लड़ाई खूनी और क्रूर थी, लेकिन एब्राम और उनके सैनिक 26 दिसंबर की सुबह तक आगे बढ़ने में सक्षम थे, जब वे घेरे गए अमेरिकियों से 5 मील के भीतर थे। पैराट्रूपर्स के खिलाफ लड़ाई और विस्फोटक सुरंगों को पार करने के बाद एब्राम्स के पास 20 सेवा योग्य टैंक बचे थे, लेकिन उन्हें अपने और लक्ष्य के बीच की स्थिति का पता नहीं था। तब उन्होंने देखा कि डगलस C-47 परिवहन विमान बास्टोग्ने में 101वें को आवश्यक आपूर्ति ड्रॉप कर रहे थे। इस प्रगति से प्रेरित उन्होंने मेजर जनरल ह्यू गैफनी, 4th डिवीजन के कमांडर से रेडियो पर आगे बढ़ने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही एब्राम्स ने अपने टैंक में वापस जाकर सिगार चलाई और अपने सैनिकों से कहा कि वे अब शत्रु के पास जा रहे हैं, उसे चलने दो। तोपखाने की सहायता और पैदल सेना के समर्थन से 37वीं ने 101वीं तक रास्ता बनाया। 1700 घंटे बाद एब्राम्स के लेफ्टिनेंट चार्ल्स बॉग्स ने अपने टैंक से बाहर निकलकर 101वीं के एक इंजीनियर लेफ्टिनेंट से हाथ मिलाया। 8 दिन का घेराव समाप्त हुआ और सभी लोगों को जर्मनों के खिलाफ रेखा बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, जबकि पैटन की सेनाएं जर्मनों के प्रमुख हमले पर सब कुछ लगा दिया था। मध्य जनवरी तक हिटलर के अंतिम बड़े पश्चिमी हमले को रोका गया था, जर्मन आधिपत्य को पीछे धकेलते हुए, लेकिन इसने अमेरिकी सेना को 1 लाख हताहतों की कीमत चुकानी पड़ी और 37वीं बिना क्षति के नहीं निकली। इसकी कमजोरी बढ़ गई थी। मजबूती प्राप्त करने के बाद एब्राम्स ने अपने सैनिकों को जर्मनी में ले गया और फिर 6 मई 1945 को युद्ध समाप्त होने से पहले चेकोस्लोवाकिया की दक्षिण दिशा में ड्राइव किया। एब्राम्स की नेतृत्व में 37वीं यूरोपीय थिएटर ऑफ ऑपरेशंस की एक प्रमुख लड़ाई इकाई बनी और बास्टोग्ने में उनकी भूमिका के लिए वे नायक माने गए। एब्राम्स को युद्ध में उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया
जिसमें 2 विशिष्ट सेवा क्रॉस, 2 सिल्वर स्टार्स और लीजन ऑफ मेरिट शामिल थे, और 37वीं को बास्टोग्ने में उनके कार्यों के लिए राष्ट्रपति इकाई प्रशंसा प्राप्त हुई। करियर सैनिक एब्राम्स ने युद्ध के बाद भी सेना में सेवा जारी रखी, कोरिया में तैनाती हुई और 1971 के बर्लिन संकट के समय 3री आर्मर्ड डिवीजन की कमान संभाली। वियतनाम युद्ध के प्रकोप से पहले उन्हें उनके सहपाठी जनरल विलियम वेस्टमोरलैंड के अधीन अमेरिकी बलों के उप कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया और फिर 1977 में वह उनका उत्तराधिकारी बने। जनवरी 1979 में राष्ट्रपति निक्सन कार्यालय संभालने पर उन्होंने नए कमांडर इन चीफ एब्राम्स की सम्मान करते हुए उनके निर्णयों का आदर किया। यूएस की वापसी की देखरेख करते हुए 1973 में वियतनाम में अमेरिकी सेनाओं की वापसी की देखरेख करते हुए एब्राम्स, जो अब यूएनएस चीफ ऑफ स्टाफ थे, 4 सितंबर 1974 को कैंसर से निधन हो गया। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु के बाद वियतनाम युद्ध में उनकी भूमिका के कारण उनकी प्रतिष्ठा पर दाग लग गया था, लेकिन समय के साथ दूसरे विश्व युद्ध के उनके योगदान फिर उभरे और उन्हें आज बस्टोग्ने की ओर मार्ग निर्माण करने वाले टैंक कमांडर के रूप में याद किया जाता है। एबे के प्रभावशाली और सम्मानित नेतृत्व की छवि को 4थे आर्मर्ड डिवीजन के कप्तान एबे बाओ के शब्दों में सारांशित करना शायद सही हो। वह सच्चे ईमानदार थे, लोगों से नीचे बात नहीं करते थे। वह 8-10 शब्दों में घंटे भर बोलने वाले से अधिक प्रभाव डाल सकते थे। उन्होंने अपने सैनिकों की अगुवाई की। उनके अग्रणी टैंक में कोई मुख्यालय नहीं था, इसके बजाय वह टैंक में एक और बंदूक थे।